हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज हम करने वाले हैं रोमांटिक पोएट्री, यानी कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रोमांटिक पोएट्री। इससे पहले हमने मेटाफिजिकल पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्री सब कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी आपके सामने जो लिखा है वो रोमांटिक पोएट्री है, बिल्कुल ईजी वे में लिखा है। इसी तरीके से आपने एग्जाम में इसको लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है, कि लिखा क्या है और कब हुआ ये रोमांटिक पोएट्री, कब कब लिखी गई, किस किस पोएट्स ने लिखी। ठीक है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The 18th century is the first great literary century of England। सबसे पहले जानेंगे, सेंचुरी का मतलब होता है सदी, ग्रेट का मतलब होता है महान और लिटरेरी का मतलब होता है साहित्य। द 18th century यानी कि 18वीं सदी जो है वो फर्स्ट ग्रेट यानी कि महान साहित्य की सदी थी इंग्लैंड की। द रोमांटिक पीरियड इज द सेकेंड ग्रेट पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 1798 टू 1832। तो जो सेकेंड ग्रेट पीरियड था वो कौन सा था? वो रोमांटिक पीरियड था, जो कि 1798 से 1832 तक रहा। द पीरियड ऑफ रोमांटिक रिवाइवल वॉज द रिवाइवल ऑफ द ओल्ड वैल्यू ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड। सबसे पहले जानेंगे रिवाइवल क्या होता है। रिवाइवल का मतलब होता है पुनरुद्धार। देखो, रिवाइवल का आप एक तरीके से रिक्रिएशन मान सकते हैं। जैसे रिहेंस का मतलब होता है पूर्ण जन्म, रिक्रिएशन, वैसे ही जो द रोमांटिक पीरियड में जो चीजें हुई वो एलिजाबेथन का रिक्रिएशन के तौर पे था। ओल्ड वैल्यू दोबारा से आई, वो रिवाइवल दोबारा से लेकर आए। इट वॉज बोथ अ रिवाइवल एंड रेवोल्यूशन। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये रिवाइवल भी था, ठीक है, पुनरुद्धार भी था और रिवोल्यूशन भी था। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, दोनों था। देयर वॉज अ रिवोल्यूशन इन सब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ पोएट्री, यानी कि कविता के विषय और ढंग में क्रांति आ गई थी। द टू पीरियड्स आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो दो सदियां थी, दोनों के दोनों सदी, दोनों के दोनों काल जो थे वो बेसिकली डिफरेंट थे एक दूसरे से। द अगस्टन पीरियड इज द नॉन क्लासिकल पीरियड इन इंग्लैंड। जो अगस्टन पीरियड था, यानी कि अगस्टन एज पे भी, अगस्टन पीरियड पे भी हम जो है वीडियो बनाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करने के लिए मैंने इसलिए कहा है ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो आप वो भी देख पाएंगे। तो जो अगस्टन पीरियड था वो कौन सा? नॉन क्लासिकल पीरियड था इन इंग्लैंड का। नॉन क्लासिकल पीरियड का मतलब होता है गैर शास्त्रीय काल था, ठीक है। देयर इज अ बैलेंस, पोज एंड कंट्रोल इन क्लासिकल पोएट्री। तो वो जो था एक बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर और नियंत्रण बनाकर क्लासिकल पोएट्री पे रखता था। इट इज अ पोएट्री इन विच इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धि, इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो ये जो पोएट्री थी इसमें सिद्धांत को फॉलो किया जाता था उसकी बुद्धि के साथ। हीरोइक कपलेट का मतलब होता है दोहे, ठीक है। हीरोइक का मतलब वीर दोहे इज द मेन फॉर्म ऑफ पोएट्री प्रिवेलिंग इन दिस पीरियड। तो इस टाइम जो है वो दोहे जो है वो मेन फॉर्म थे, यानी कि पोएट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो थे दोहे के वजह से पोएट्री जो थी वो प्रिवेलिंग हो रही थी। प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित, ठीक है, इस सदी में। रोमांटिक पोएट्री इस काल में, ठीक है। रोमांटिक पोएट्री इज रिएक्शन अगेंस्ट रीजन एंड हीरोइक कपलेट। क्या रोमांटिक पोएट्री जो है वो एक ऐसा रिएक्शन था जो अगेंस्ट था वही वीर दोहे के, यानी कि उसमें मतलब यूज तो किया जाता था डिफरेंट फॉर्म्स में उस टाइम, लेकिन ये एक अगेंस्ट था इसके कारण के और हीरोइक कपलेट के, ठीक है। सो इट इज रेवोल्यूशनरी इन कैरेक्टर, इसीलिए ये जो है वो एक तरीके का क्रांति था, ठीक है, जो यूज भी किया जाता था और ये जो थे एक तरीके से मतलब अगेंस्ट भी थे इस चीज के, तो ये क्रांति का रूप था, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ रिवाइवल बिकॉज इट रिवाइव ऑल द ओल्ड रोमांटिक टेंडेंसी। एक तरीके ये रिवाइवल भी था क्योंकि ये ओल्ड चीजों को दोबारा से लेके आना था। कोई भी चीज को दोबारा से लेके आना, रिक्रिएट करना जो है वो रिवाइवल कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। The romantic poetry was born of the new social and political tendencies, ठीक है। टेंडेंसीज का मतलब होता है प्रवृत्तियों, ठीक है। रोमांटिक पोएट्री वो कब बोर्न हुई थी, वो किसके साथ बोर्न हुई थी? वो न्यू सोशल यानी कि सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों के साथ। द फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रांसीसियों, ठीक है। रेवोल्यूशन ब्राउट अबाउट ग्रेट चेंजेस इन थॉट। तो जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने बहुत महान विचारों के साथ अपने थॉट को चेंज किया। द राइटिंग्स ऑफ रूसो एंड वोल्टेयर इन्फ्लुएंस लिटरेचर कंसीडरेबली। तो जो उनका लेखन था रूसो का और वॉलंटियर का, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसको? इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से, कंसीडरेबली, बिकॉज वर इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडल ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता,
ठीक है। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व यानी कि मित्रता। मैन इज बोर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन चेन बिकेम द स्लोगन ऑफ द न्यू फेथ। तो उनका जो विश्वास था उसका जो एक नारा बन गया था। क्या नारा था वो? कि मैन इज बोर्न फ्री, जो इंसान है वो जन्म तो फ्रीली लेता है लेकिन वो हर जगह जो है वो जंजीरों में बंधा रहता है। ठीक है। द इंडिविजुअल वॉज कंसीडर टू बी द सेंटर ऑफ ऑल सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब इंडिविजुअल को क्या लेना है? इंडिविजुअल को एक व्यक्ति लेना है, यानी कि व्यक्ति को सोशल यानी कि सामाजिक और राजनीतिक का केंद्र माना गया है। इंडिविजुअल बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन सोसाइटी। तो एक अकेला व्यक्ति जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एज कंपेयर टू समाज, सोसाइटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंग्लिश लिटरेचर हैज ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टिनेंट। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो हमेशा प्रभावित किससे हुआ है? कॉन्टिनेंट से, यानी कि महाद्वीप से। द रिनहेंस पीरियड इन इंग्लैंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटली। तो जो रिनहेंस पीरियड है, मैंने बताया रिनहेंस पीरियड के ऊपर भी वीडियो बनेगी, वो भी आपने देखनी है। तो रिनहेंस पीरियड मतलब कोई भी चीज का रिक्रिएशन, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, प्रभावित हुआ है? वो इटली से प्रभावित हुआ है। द रिस्टोरेशन पीरियड, रिस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली। ये जो सदी है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई? फ्रांस से इन्फ्लुएंस्ड हुई है। और जो रोमांटिक पोएट है पीरियड है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई है? वो फर्स्ट इम्पैक्टस फ्रॉम द इम्पैक्टस का मतलब प्रेरणा उसको कहाँ से मिली है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली है। ठीक है। तो बट इट वॉज जर्मनी विच सप्लाइड द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ रोमांटिज्म। द बर्थ ऑफ न्यू टेंडेंसीज, वर्कशिप ऑफ इंस्टिंक्ट एक्सेट्रा वॉज रियली ब्राउट अबाउट इन द सोयल ऑफ इंग्लैंड, बट इट फाउंड अ कन्फर्मेशन इन द राइटिंग ऑफ जर्मनी। देखो, फिलोसफिकल का मतलब होता है किसी भी रिजल्ट अगर बुरा आ जाए लेकिन वरीड नहीं होना। ठीक है, अपने आप को धैर्य में बना के रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें में साथ जो है वो रोमांटिज्म का सबसे ज्यादा जर्मनी ने दिया। उस टाइम एक न्यू टेंडेंसीज का जन्म हुआ, वर्कशिप पर बिलीव किया गया, पूजा पे। ठीक है, और एक तरीके की ये इंग्लैंड की मिट्टी में पाया गया, लेकिन इस चीज का कंफर्मेशन किसने दिया? जर्मनी के लेखन ने दिया। The main characteristic of romantic poetry are best outlined in Wordsworth। वर्ड्सवर्थ जो है वो बेस्ट रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ जो है वो बेस्ट रोमांटिक पोएट हैं। रिलिकल बेलैंड पब्लिश्ड इन 1798 में ये जो है वो पब्लिश्ड हुआ था। द प्रीफेस इज अ ग्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ रोमांटिज्म। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, द इमोशन ऑफ हम्बल रस्टिक, रस्टिक्स हमने पहले ही पढ़ा था, रस्टिक्स का मतलब होता है देहाती। द आर प्योर इमोशंस बिकॉज दे कैन बी कनेक्टेड विद नेचर। तो इनका जो है वो मेन क्या था करेक्टर कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स होती थी, जो पोएट्रीज होती थी, उसमें वो ज्यादातर देहाती चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते थे और नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट रहते थे। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे। मैन इन, देखो सबसे पहले बात ये है ना कि मैंने जो यहाँ पे बॉर्डर खींचा है ना, ये कौन सा ये लाइन वगैरह खींचा है, आपने इसको कलर से नहीं ड्रॉ करना है। आप जैसे अपने एग्जाम में देते हैं सिंपल नॉर्मल पेज जो आपको मिलता है उसी पे देना है। ज्यादा सुंदर करने के चक्कर में ये सब चीजें मत करना, क्योंकि इन केस बहुत जगह पे जो है वो ये हाइलाइटर्स जो है वो एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, तो इस वजह से क्यों हमने वो चीज़ें यूज़ करनी जिसकी नीड नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए किया है ताकि कैमरे पे अच्छे से शो हो चीज़ें, रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगे। ठीक है, बट आपने जो है वो सिंपल फॉर्मेट में एग्जाम देना है जैसे एग्जाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन के साथ। चलिए, मैन इन अ स्टेट ऑफ नेचर इज द बेस्ट मैन। तो उनका कहना था कि जो मैन होता है नेचर के प्रति होता है जुड़ा, वो बेस्ट मैन होता है। सो द पोएट शुड ट्राई टू राइट अबाउट मैन इन अ स्टेट ऑफ नेचर। तो जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, उनको इसी के और तौर पे लिखना चाहिए लोगों को जो स्टेट ऑफ नेचर पे डिपेंड करते हों। Secondly, incident and situation must be chosen from the common life of humble rustics। Secondly, उनका वही था जिस चीज पे वो खुद वर्क करते थे कि उनको देहाती चीजों को पहले चूज करना चाहिए, वो सिचुएशंस को। Thirdly था कि वो लैंग्वेज ऑफ पोएट्री जो है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए, कल्पना में इमेजिनेशन होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए। और ये इट इज फ्रॉम द कंसिडरेशन दैट वर्ड्सवर्थ अराइव द फेमस डेफिनेशन ऑफ द। देखो फिर ये पोएट का मतलब उनका जो भी कहना है वो इस तरीके से ही था कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो शांति में याद की जाने वाली कविताएं होनी चाहिए, और वो बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर हो, ज्यादा लैंग्वेज डिफरेंट ना हो, और कुछ तरीके से मतलब देहाती हो ताकि लोगों को वो मैच कर सके, नेचर पे डिपेंड करे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नो सिंगल पोएट ऑफ द रोमांटिक पीरियड रिप्रेजेंट ऑल द टेंडेंसीज ऑफ द पीरियड। तो कोई भी सिंगल ऐसा कोई भी पोएट नहीं था रोमांटिक पीरियड का जो रिप्रेजेंट कर सके हर पीरियड के टेंडेंसीज को। द अर्ली generation of romantic poets are represented by Wordsworth,
वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज। अब यहाँ पे कुछ पोएट्स के नाम आ रहे हैं, जितने भी पोएट्स के मैं यहाँ पे नाम लेते जा रही हूँ याद करते जाओ, सारे रोमांटिक एज के पोएट हैं। तो ये अर्ली जनरेशन में रोमांटिक पोएट्स कौन कौन रिप्रेजेंट करते थे, वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज। द सेकेंडली जनरेशन में कौन कौन करते थे, शैली, पीबी शैली एंड बैरन। ठीक, थर्ड में जॉन किट्स। द नेचर पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या है, किस किस पोएट की क्या क्या स्पेशलिटी है वो लिखा है कि नेचर पोएट्री जो है वो किसकी है, वर्ड्सवर्थ की, सुपरनैचुरल किसकी है, कॉलरिज की, द इम्पेक्टस पैशन ऑफ किसकी है, बैरन की, द रिबेलियस और ये जो है वो किसकी है, टेम्पेरामेंट किसकी है, शैली की, द सेंसियस एंड हेलेनिज्म किसकी है, किड्स की। और ऑल द वेरियस जो ये सब चीजें हैं रोमांटिज्म में, सबकी अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। इट वॉज देयर कॉमन फेथ इन पोएट्री डेट बाउंड ऑल दिस पोएट्स टुगेदर। तो सबकी एक कॉमन विचारधारा थी, कॉमन विश्वास था जो इन सबको जो है वो एकजुट करके रखा रोमांटिक पोएट्री में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द सुप्रीम फैकल्टी ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज इमेजिनेशन विच मस्ट टेक द प्लेस ऑफ रीजन फॉर द सोल्यूशन ऑफ द रिडल ऑफ लाइफ एंड नेचर। वर्ड्सवर्थ एंड शैली थ्रू पोल्स अपार्ट एग्री इन सीइंग द पोएट एज द गाइड, द प्रोफेट। अब प्रोफेट का मतलब क्या होता है, भविष्य वक्ता। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, ठीक है। एंड द सीर का मतलब क्या होता है, दृष्टता। और गाइड का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक। तो एक तरीके का एक तरीके से पूरा ये जो रोमांटिक पोएट है वो ये 4-5 पोएट जो हैं जिनका मैंने नाम दिया रोमांटिक पोएट्री, जो ये 4-5 पोएट्स पे बेस करता है, जिन्होंने रोमांटिक पोएट्री को बहुत ऊंचाई तक लेके गए और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने अपने सबका गोल एक तरीके का ही था। सबका जो मैंने बताया पीछे भी कि जो सबका थिंकिंग, सबका फेथ, सबका विश्वास एक जैसा ही था, जिस वजह से इन्होंने ये सब साथ रह के इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की पोएम्स बहुत फेमस हुई, शैली की पोएम्स बहुत फेमस हुई, ठीक है। भविष्य वक्ता चीज़ों पर भी पोएट लिखते थे जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोमांटिक पोएट्री टेक्स अप द स्टडी ऑफ मैन। जो रोमांटिक पोएट्री थी वो इंसानों को पढ़ लेती थी, इंसानों की चीजों को पढ़ती थी। द मिस्टीरियस रीजन ऑफ इंस्टिंक्ट मतलब कि इंद्रियों के रहस्यमय क्षेत्र एंड सेंसेस द स्टेबल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड द नेचर। मैन और नेचर के बीच में जो चीजें होती थी उन सब चीजों को भी डिस्क्राइब जो वो रोमांटिक पोएट्री करती थी। आर द चूजन सब्जेक्ट ऑफ रोमांटिक पोएट्री। द वेरी डेफिनेशन ऑफ पोएट्री अंडरगोज अ चेंज। पोप इन हिज ऐसे, पोप भी आ गए, वो जो है अलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है। ये ऐसे ऑन मैन सीज इन पोएट्री अ सुपीरियर मेथड में लिखी जाती थी। इनग्रेविंग इन द माइंड दैट थॉट ऑफ फिलोसफर्स वही जो फिलोसफी पीछे हमने बात की। वर्ड्सवर्थ एंड शैली सी इन इट फिलोसफी इटसेल्फ, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्सवर्थ और शैली जो है वो फिलोसफी लिखते थे, यानी कुछ कुछ चीजें रिक्रिएट करते थे जो कि एलिजाबेथन एज की होती थी। The highest and profound philosophy, so romanticism in short with metaphysics। तो romanticism को हम ये भी कह सकते हैं कि short with metaphysics है। The romantics really on imagination and poet intuition and substitute for the cold mechanism of cause and effect a vision by mysterious मतलब रहस्य forces with they call divine। For the expression of this passion they search a more supple and more lyrical form than that of Pope। a language less conventional, यानी कि जो लैंग्वेज थी वो लेस कन्वेंशनल थी, मोर एक्सप्रेसिव थी, यानी कि कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ों को लिखना, ठीक है। और हीरोइक कंप्लेंट के कंपैरिजन में दे क्रिएट फ्रेश इमेजेस, फ्रेश एसोसिएशंस ऑफ वर्ड ऑन द मॉडल ऑफ रिनहेंस एंड ओल्ड पॉपुलर पोएट्री। द रीफैशन द लैंग्वेज एज वेल एज द मैटर ऑफ पोएट्री। फॉर एग्जाम्पल मतलब एक तरीके से ये किया गया है कि इसके जरिए क्या होता था, रोमांटिक पोएट्री के जरिए जो है पुरानी चीज़ों को अगेन लिया जाता था, अगेन रिनहेंस किया जाता था, रिक्रिएट किया जाता था और उसमें फ्रेश इमेजेस लगाए जाते थे। और मतलब एज कम्पेयर टू दोहो में किसी चीज़ को समझाना, में किसी चीज को समझाना, उसको कंपैरिजन जो है वो उस चीज को लेस कन्वेंशनल और मोर एक्सप्रेसिव वे में समझाते थे, फ्रेश चीजों को डालते थे और मतलब रिफ्रेशन यानी कि रीफैशन लाते थे किसी भी चीज को। कोई भी ओल्ड साड़ी है उसको हम जब दोबारा से ड्राई क्लीन कराते हैं, दोबारा से उसको स्टिचिंग करवाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो वो रीफैशन बन के आती है, तो वो ज़्यादा उभर के आती है। हालांकि वो चीज़ तो पुरानी ही है, लेकिन जब उसको अपने तरीके से लेके आते हैं वो रीफैशन में आती है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी है, ये जो पोएट्री का मेन उद्देश्य है पुरानी चीज़ों को फिर से एक रीफैशन में लेके आना, फिर से अपने तरीके में रिप्रेजेंट करना। तो रोमांटिक पोएट्री में इस तरीके से ओल्ड पॉपुलर पोएट्रीज को दोबारा से उभार कर लाया गया है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम
अगर आपको इसके PDF चाहिए, ये सभी नोट्स की PDF क्लियरली चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। और इससे ज़्यादा जानकारी और भी अच्छे से जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।